जिसके खौफ से चीन कांप उठता है। जिसकी मौजूदगी से पाकिस्तान थर्रा जाता है, जिनकी एक हुकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है। ये आंतरिक सुरक्षा के हथियार हैं। ये देश के दुश्मनों के लिए काल है। ये है देश की आन बान और शान, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। मां भारती के वो जवान जो दिन हो या रात या लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान, हर जगह हर मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निपथ। बीएसएफ के अग्निवीरों के साथ हम कच्छ के रण में पहुंच गए हैं। इसका रणनीतिक महत्व भी है, यानी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां भी हुई थी 1965 की, 1971 की। लेकिन सबसे पहले रण को समझ लीजिए। रण दरअसल ईरन शब्द से बना है, जो संस्कृत का शब्द है। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका बात आती है और ऋग्वेद के साथ साथ महाभारत में भी ईरन का नाम है। ईरन को बाद में अपभ्रंश कर दिया गया और रण बोध गया। इस वक्त हम रण के क्षेत्र में मौजूद हैं और अगर यहाँ के इलाके की बात करें तो यहाँ पे आपको वेटलैंड नजर आएगी। हालांकि यहाँ की वेटलैंड वैसी नहीं है जैसी हमें सरक्रीक में नजर आती है, लेकिन रण के इतिहास में जो पानी है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेटलैंड नजर आएगी और उसकी ठीक सामने जो आपको पहाड़ी नजर आएगी, ये कालाडूंगा की पहाड़ी है। कालाडूंगा की पहाड़ी रण क्षेत्र का सबसे ऊंचे वाला क्षेत्र है। कालाडूंगा की पहाड़ी को आप इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से माउंट आबू की स्थिति है राजस्थान के लिए, वैसे ही कालाडूंगा की स्थिति है कच्छ के रण के लिए। लेकिन जब भी बारिश होती है यह इसी तरीके से पानी भर जाता है और पहले तो सिंधु नदी भी यही से निकला करती थी और इसी से ही कच्छ के रण का इतिहास भारत पाकिस्तान युद्ध से भी बेहद पुराना हो जाते हैं। भूगोल वैज्ञानिकों की माने तो ईसा पूर्व 3री और 4वीं शताब्दी के बीच जब सिंधु यहाँ से निकलती थी तब यहाँ से बड़ी नावें निकल सकती थी। याद कीजिए अलेक्जेंडर को, याद कीजिए किस तरीके से सिकंदर ने पोरस पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उसके बाद सिकंदर की कोशिश ये भी थी कि गंगा के पार जाया जाए और नंदवंश के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन सिकंदर को आभास हुआ कि उनके पास जितने पैदल सैनिक है उससे ज्यादा तो हाथी घोड़े नंदवंश में है। सेना में क्रांति होने लगी। अलेक्जेंडर की सेना बचकर भागने लगी, डरकर भागने लगी और यही वजह है कि जो अलेक्जेंडर की सेना भागी थी वो कच्छ के रण से ही भागी थी और वो स्थिति हमें नजर आती है जब यहाँ से सिंधु बहती थी। लेकिन अब पुराने युद्ध से नए युद्ध की बात करते हैं। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का गठन होता है। यहां से अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस सड़क पर हम मौजूद हैं जो कुछ वक्त पहले तक एकमात्र कनेक्टिविटी हुआ करती थी। अगर ये सड़क भारत के हाथ से चले जाए तो कच्छ के रण का एक बड़ा हिस्सा भारत के हाथ से जा सकता है। कच्छ के रण की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 वर्ग किलोमीटर और भारत में 7,500 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है। लेकिन रण में अगर आपको रणनीतिक रूप से बढ़त रखनी है तो इस सड़क पर काबू रखना जरूरी है। हालांकि मौजूदा समय में कई और ब्रिज बन गए हैं और रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो गई है। न्यूज नेशन की टीम इस समय गुजरात के कच्छ में मौजूद है। कच्छ का ये रण सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में से एक माना जाता है। दूर और बहुत दूर, जहां दूर तक बस्तियों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। जवानों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है। बीएसएफ कच्छ के रण से ऐसी जगह तैनात है जो हर सूरत में खौफनाक मंजर खड़ा कर दे। एक ऐसी जगह जो कभी स्थिर नहीं रहती। यही वजह है कि इस जगह की सूरत बदलते देर नहीं लगती। यह है इंडिया ब्रिज, भारत पाकिस्तान के बीच का वो इलाका जो पहले समंदर से बेहद ऊंचाई पर स्थित है। इसे कहा जाता है इंडिया ब्रिज। इंडिया ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ठीक 1 साल पहले तक बीएसएफ के कंट्रोल में रहता था और कुछ साल पहले तक एकमात्र रास्ता था जो भारत की मुख्य भूमि को कच्छ के रण से कनेक्ट करता था।
कच्छ का रण हालांकि समुद्र की तटरेखा से 15 मीटर के आसपास ऊंचाई पर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, जब भी मानसून होता है, जब भी बारिश होती है, तो इस रण में पानी भर जाता है। ये एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में बर्फीला मरुस्थल है, थार में रेतीला मरुस्थल है, वैसे ये नमक का मरुस्थल है। और इसलिए बीएसएफ 1 साल पहले तक इस ब्रिज को गार्ड करता था और बीएसएफ की मंजूरी के बिना इस पार से उस पार नहीं जाया जा सकता था। हालांकि मौजूदा समय में कई नेविगेटिव रोड्स बन चुके हैं और यही वजह है कि अब इस पुल की सुरक्षा गुजरात पुलिस के पास चली गई है। लेकिन ये पुल जिसे जहां पे हम मौजूद है, जिसे इंडिया ब्रिज कहा जाता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद रण की शुरुआत होती है। रण का रणनीतिक महत्व क्या है, किस तरीके से 1971-1965 की जंग में रण का महत्व था, किस तरीके से बीएसएफ वहां पर काम करती है, क्या इतिहास रहा है 71 की जंग का। याद कीजिए जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में चीर दिया गया था, तब बीएसएफ ने किस तरह से ऑफेंसिव काम किया था, क्योंकि इससे पहले बीएसएफ सिर्फ डिफेंसिव काम करती है। रण की कहानी की शुरुआत अग्निपथ में हम इंडिया ब्रिज से कर रहे हैं। इधर हिंदुस्तान, उधर पाकिस्तान, एक तरफ सरहद पर तारों का बाढ़, दूसरी तरफ कई किलोमीटर लंबी सड़क। 1971 से पहले इस सड़क की हिफाजत राज्य पुलिस करती थी, लेकिन 1971 की जंग से पहले इस खतरनाक जगह पर बीएसएफ बटालियन की तैनाती की गई। जंग के दौरान बीएसएफ के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान की सीमा के 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गए और एक बड़े पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये वो दुर्गम इलाका है जहां की मिट्टी भी सफेद है। नमकीन हवाओं के थपेड़े ऐसे कि चंद सेकंड में आपके शरीर का पानी सुखा दे। बावजूद इसके मां भारती के जवान अपने कर्तव्य पथ पर जीवन पर्यंत डटे रहते हैं। अग्निपथ पे अग्निवीरों के इतिहास की बात करते हैं 1971 की जंग की, क्योंकि बीएसएफ का गठन 1965 की जंग के बाद किया गया था। उससे पहले तो लोकल पुलिस, राज्यों की पुलिस ही सीमा की हिफाजत करती थी, लेकिन 1 दिसंबर को एहसास हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा सकता है, लिहाजा अगले युद्ध से पहले बीएसएफ का गठन किया जाए। 1971 की जंग में बीएसएफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल 1970 के अक्टूबर महीने में ही बीएसएफ की 3 बटालियन 1, 2 और 3 कच्छ के रण में तैनात की गई थी। संभावना इस बात की थी कि जब मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना सर माणिकशॉ के नेतृत्व में हमला करेगी, तो ऐसे में संभावना ये है कि ईस्टर्न फ्रंट के साथ वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया जाए। ऐसे में निगरानी कौन करेगा? ऐसे में निगरानी करेगी बीएसएफ के लिए कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी रक्षात्मक रूप से काम किया जाएगा। लेकिन बीएसएफ ने रक्षात्मक के साथ साथ, डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव काम करके दिखाया और यहां से तकरीबन 40 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके एक पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान के रण का कैप्चर कर लिया। अगर भूगोल के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का रण क्षेत्र भारत से ज्यादा बड़ा है, लिहाजा बीएसएफ ने ऑफेंसिव स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़ा इलाका कैप्चर कर लिया और उसके बाद भारत का प्रशासन वहां नियुक्त कर दिया गया। एक आईएएस अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई। हालांकि शिमला समझौता के तहत वो इलाका वापस कर दिया गया, लेकिन किस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जाकर अंदर तक स्ट्राइक की थी, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ वॉर मेमोरियल बनाया गया है। उस वक्त 2013 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और जिस तरीके से दिल्ली के इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, उसी तरीके से बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ भी कच्छ के रण में भी वॉर मेमोरियल बनाया गया। कहते हैं आस्था आत्मबल का प्रतीक है और बॉर्डर पर डटे सीमा की यह प्रहरी इसे अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। 1971 की जंग में बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए 60 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुस गए। पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। जब जवान लौटने लगे तो उन्हें पाकिस्तानी इलाके में हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दी। जब अग्निपथ पे चल रहा हो तो आत्मसात करना पड़ता है, उसके लिए आत्मबल की जरूरत है जो बिना ईश्वरीय शक्ति के आ नहीं सकती। कच्छ के रण में हम गुजरात के अंदर मौजूद हैं और हम एक ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जिस मंदिर का इतिहास तो बेहद पुराना है, क्योंकि यहाँ पे जिस मूर्ति की स्थापना की गई वो 7वीं सदी में
पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहां पर बनाई गई थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की मूर्ति हिंदुस्तान में कैसे पहुंची। दरअसल 1971 के जंग में जब भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ ने एग्रेसिव पोस्चर अपनाया और बीएसएफ की वाहिनी यानी बटालियन तकरीबन 60 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद के अंदर जाकर के स्ट्राइक करती है और उसी वक्त वहां पर उन्हें ये हनुमान जी की मूर्ति नजर आती है। अगर इस इतिहास की बात करें तो इस इतिहास में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस प्रतिमा का निर्माण 700 ईस्वी के आसपास बलुआ पत्थर से हुआ था। 1971 की जंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि बीएसएफ ने सबसे पहले 1971 की जंग में काम किया था और तब 60 किलोमीटर अंदर जाकर के इस इलाके में यहाँ पे मूर्ति बनी। हालांकि 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के तमाम जो क्षेत्र पर कब्जा किया था, जीता था, उसे वापस करने के आदेश हुए। लेकिन जब बीएसएफ की पूरी बटालियन मूव करती है तो उन्हें सपने में, जवानों को सपने में हनुमान जी नजर आते हैं और वो कहते हैं कि क्या आप मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। और यही वजह थी कि अपनी जमीन जो जीती हुई थी मां भारती के लाल के द्वारा, बीएसएफ के शूरवीरों के द्वारा जीती गई थी, शिमला समझौते में वापस कर दी गई। लेकिन जब ये बात मन में बात आई कि क्या मुझे छोड़ के जा रहे हैं, हनुमान जी को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस मूर्ति को यहां पर लाया गया बीएसएफ के द्वारा। तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बेड़िया बेट ये इलाका है जहां पर इस मूर्ति को लेकर आया गया और जब बीएसएफ के जवानों ने अपना कैंप बनाया और यहाँ पर मूर्ति को रखा तो मूर्ति अपने आप स्थापित हो गई और उसके बाद से ही यहाँ पर लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। बीएसएफ के जवान आगे बढ़ने लगे तभी पीछे से एक आवाज आई। शायद वो ईश्वरीय शक्ति थी जो कह रही थी कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मुझे भी आत्मसात कर लो, मुझे भी अपने साथ ले लो। ये आवाज हनुमान जी की थी। सर, बताया जाता है कि 1971 की लड़ाई में जब भारत पाक की लड़ाई हुई तो वहाँ हनुमान तलाई, यहाँ से 60 किलोमीटर हनुमान तलाई इलाका है, तो वहाँ जब शाम के टाइम लड़ाई खत्म हुई तो वहां से जब वापिस आ रहे थे तो वहां से हनुमान जी ने संकेत दिया कि मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं आपके साथ था। तो जब सब शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता के बाद जब ये वहां पे इलाका छोड़ दिया गया तो सीमा सुरक्षा बल वापिस आ रही थी, 1 बटालियन, अपनी 01 बटालियन वापिस आ रही थी। तो वहां पे जो है हनुमान जी ने संकेत दिया कि मैं आपके साथ था, मेरे को छोड़ के मत जाओ। वहां से जब शाम को उधर से मूर्ति लेके आए तो वहां पे जो है शाम को यहाँ पे विश्राम किया। सुबह जब मूर्ति को ले जा रहे थे, मूर्ति किसी से उठी नहीं, तो हनुमान जी ने बोला मेरी स्थापना यहीं पे कर दो। तो सन 1971 से बीएसएफ के अंदर यहाँ पे मूर्ति है, इसकी पूजा बीएसएफ के जवान ही करते हैं। सर, बीएसएफ के जवानों का आत्मबल बोल अगर मोराल की बात करें काफी हाई होता है। आपको लगता है कि उसके पीछे भी ईश्वर शक्ति है और 1971 की जंग में बीएसएफ के द्वारा 60 किलोमीटर अंदर तक जाकर के एक पूरी की पूरी सरजमी पे कब्जा करना, उसे जीतना, लगता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी हनुमान जी बीएसएफ के साथ थे? ये थे सर, हनुमान जी बीएसएफ के साथ ही थे। मतलब पूर्वज बताते, हमारे जो पुराने आदमी हैं वो बताते थे कि हनुमान जी साथ थे हमारे। और हनुमान जी जब संकेत दिया तो हनुमान जी पीछे मुड़ के देखा कि मतलब वहां से मूर्ति से संकेत आ रहे हैं। यहाँ पे सिविलियन भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घंटियां भी बंधी हुई है। सर, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, साउथ के आते हैं और वहां से आंध्रा से आते हैं और मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं अपना मध्य साउथ से, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं सर। जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर यहाँ पे आके वो घंटी चढ़ा के चले जाते हैं। घंटी चढ़ा के चले जाते हैं। तकरीबन 1300 साल पुरानी ये प्रतिमा है। पाकिस्तान के 60 किलोमीटर अंदर से जब भारत ने 1971 की जंग जीती तो उसके बाद इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को साथ लेकर आया गया और उस दौर में कहा जाता था कि हनुमान जी बीएसएफ के साथ है, मां भारती की शूरवीरों के साथ है और इसी वजह से भारत को इतनी बड़ी जीत मिली थी। और उसके बाद जब वहां से शिमला समझौते के बाद पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी बटालियन वापस लौटने लगी, तब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की और यहाँ खुद हनुमान जी विराजमान हो गए। और इस बात की आस्था है न सिर्फ बीएसएफ में बल्कि आसपास के लोगों में भी कि ईश्वरीय शक्ति अग्निवीरों के साथ है। अग्निपथ पे सदैव हनुमान जी साथ बने हुए हैं। तो सोचिए, जो श्री राम और रावण की जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी वजह से उस दौर में
रावण को हराया गया था। और आज अगर शत्रु देश की बात हो, सीमा सुरक्षा बलों के साथ हमेशा भगवान हनुमान का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, बजरंग बली का आशीर्वाद बना हुआ है। तपते रेगिस्तान में सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सातों पहर तैनात है सीमा के प्रहरी। देश के सबसे बड़े बॉर्डर लाइन में से एक गुजरात का कच्छ इलाका, जहां एक तरफ भारत और उससे महज चंद 100 मीटर पर पाकिस्तान। हिंदुस्तान की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दूर दूर तक रेंजर्स का नामो निशान नहीं। बावजूद इसके मां भारती के जवान ऐसी किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अग्निपथ पर न्यूज नेशन की टीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ पहुंची है। ये कच्छ का रण है और इस बाढ़ के उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन किस तरीके से कच्छ, और कच्छ के लिए कहा जाता है ये मरुस्थल तो है लेकिन नमक का मरुस्थल है, ठीक उसी तरह से जैसे लद्दाख जो मरुस्थल है वो बर्फ का है, थार रेत का है। तो यहाँ पर मैन और मशीन के साथ साथ जो फेंसिंग की गई है उसमें भी जो टोपोग्राफी है उसका असर नजर आता है। आप देख सकते हैं कि बाढ़वार कहते हैं जो कटीले तार आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और इनमें से अधिकांश बाढ़वार पे जंग लग चुका है और इसे बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ की हवा में भी इतना ज्यादा नमक है कि आपके शरीर से पानी को निकाल लिया जाता है और आपके होंठ, आपकी आंखों में जलन होती है। तो देखिए कि ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जो कटीली तार लगाई गई है, और इस कटीली तार को बाढ़वार कहा जाता है, और उस पे भी यहाँ नमक का असर हो रहा है और जंग लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में इसे बार बार चेंज करने की नौबत ना आए, इसलिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया है इस पूरे के पूरे जो कच्छ के रण का इलाका है वहां पर। और कंसेटिना कॉइल जो इजराइल की तकनीक है उससे अलग तरह की फेंसिंग की जा रही है। उससे फायदा ये रहेगा कि जहां पहले बहुत जल्दी आपको कटीली तारों को चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, अब उसमें काफी देरी होगी, क्योंकि उसमें कंपोजिट स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अपेक्षाकृत, क्योंकि मौसम ऐसा है, हवा ऐसी है कि जंग लगने से बच नहीं सकता, लेकिन समय लगेगा और वो ज्यादा सुरक्षित तौर पर है। तो हमने आपको पहले बाढ़वार दिखाई थी, जिस तरीके से यहाँ देखिए बाढ़वार है, यहाँ पे पूरी तरीके से जंग लग चुका है और इस तरीके से यहाँ पे बार बार बदलने की जरूरत होती है। और ये है कंसेटिना कॉइल, ये इजराइल से इंपोर्ट की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर। और इसका फायदा ये है कि ये काफी हद तक स्टील जैसे काम करती है। और आप देखिए ये कितनी नोकीली है, अगर कोई भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसकी त्वचा के अंदर तक ये घुस जाएंगे। और यही वजह है कि अब जो नई फेंसिंग है उसमें इस तरीके की चीजें लगाई जा रही है। खासतौर पर आप इसकी तुलना पंजाब या जम्मू कश्मीर से नहीं कर सकते, वहां नमकीन हवा नहीं है, वहां जंग इतनी तेजी से नहीं लगता जितना यहाँ लगता है। लिहाजा यहाँ पर बाढ़वार के बाद अब कंसेटिना कॉइल एक अलग तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये सारी तकनीक, ये सारी चीजें सिर्फ भारत में ही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ से उस पार आपको पाकिस्तान नजर आएगा, और पाकिस्तान में जो पिलर आपको नजर आ रहा है अंदर जाकर के, ये जीरो लाइन है, इसके उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो थार पाकर जिला है, जिस तरीके से कच्छ जिला है अगर हिंदुस्तान की बात करें, और सिंध राज्य है। थार पाकर जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू आबादी अगर पाकिस्तान में किसी जिले में सबसे ज्यादा है, अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो थार पाकर जिला है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा गरीबी है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जहां भारत में आपको शानदार सड़क नजर आएगी, अच्छी फेंसिंग नजर आएगी, वहीं पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को, जिस तरह से भारत में बीएसएफ काम करता है वैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स पाकिस्तान में काम करते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान की सेना, बीएसएफ कभी भी आईबी को, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे। और यही वजह है कि हमारी साइड पूरी फेंसिंग है और उनकी साइड कोई दूर दूर तक, तकरीबन 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक कई बार रेंजर्स नजर भी नहीं आते। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे नई सड़कें बनाई जा रही है और सड़कों की लगातार मरम्मत की जा रही है। अगर ऊपर आपको बिजली के तार नजर आए तो ये वो स्थिति है जहां फ्लड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पूरी की पूरी जो ये फेंसिंग है ये रोशन रखी जा सके। और रोड है वो भी कंक्रीट की है, वो भी पक्की सड़क है। और ऐसे इलाके में जो दलदलीय क्षेत्र है, रोड बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक बार दिखाइए घुमा करके जो ये थार
कि रेगिस्तान के बाद कच्छ के रण की शुरुआत होती है, ये वेटलैंड बन जाती है। यहाँ पे दलदल है, अगर आप यहाँ पे कदम रखते हैं तो कई फुट नीचे तक चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हम आपको बाढ़ वाड़ दिखा रहे थे, तो वो बाढ़ वाड़ यहाँ पर रखी हुई है जो पुरानी थी, जिसमें जंग लग चुका था, जिसे बदला गया है। तो यहाँ पर प्रकृति से भी उतना ही खतरा है या अपेक्षाकृत ज्यादा खतरा है जितना पड़ोसी पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तो बीएसएफ के जवान लगातार फेल करते नजर आते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति पे नहीं चलती। और यही वजह है कि यहाँ पर तेज हवा जब चलती है तो तकरीबन 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है, और वो नमकीन हवा होती है। ऐसे में काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि नई तरह की फेंसिंग की जा रही है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार इंप्रूव किया जा रहा है। जो पूरा का पूरा कच्छ का इलाका है, जो कच्छ के रण के साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर हमें नई तकनीक भी नजर आ रही है। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।